classification. Then in the search of the classification there is a history regarding about the classification, and in the history there are some topics which are Dauber-Niers classification, Newland classification, Lauder-Meyer's classification, Mendeleev's classification. Then there comes the salient feature of Mendeleev's periodic table. After this we will discuss about the modern periodic table, modern periodic law, and then periods and groups, metals, non-metals, metalloids in the periodic table, and then we will discuss the some periodic properties or trends regarding the some periodic properties. So this is the full coverage of this chapter. नाउ स्टूडेंट, व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है या हम क्लासीफाई चीज़ों को क्यों करते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, आपके घर में बॉयज़ और अगर गर्ल्स की बात की जाए सॉरी बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, जब आपके पास क्लोथिंग होती है, क्लॉथ्स हैं, बहुत सारे कपड़े हैं, तो आप उनको अलग तरीके से मैनेज करते हैं. अगर मैं गर्ल्स के बारे में बात करूं तो गर्ल्स तो बहुत प्रॉपर तरीके से अपनी चीज़ों को मैनेज करती हैं कि अगर उनकी ज्वेलरी है तो वो ज्वेलरी के उसमें उनकी ज्वेलरी भी जो है वो डिफरेंट टाइप की मतलब क्लासीफाई करती हैं वो उसको कि जो है वो कैजुअल ज्वेलरीज अलग होंगी, फॉर्मल अलग होंगी, जो वेडिंग पर्पज़ पे पहनी जाती हैं वो ज्वेलरीज अलग होंगी. इसी तरीके से जो क्लोथिंग होती है, क्लॉथ्स होते हैं, कपड़े वगैरह होते हैं, उनमें भी आप इसी तरीके से क्लासीफाई करते हैं कि फॉर्मल कपड़ों को अलग रखते हैं, कैजुअल को अलग करते हैं, जो वेडिंग पर्पज़ के लिए होते हैं वो अलग होते हैं, जो कुछ डिफरेंट टाइप के इवेंट्स होते हैं उनके लिए अलग कपड़े सेलेक्ट किए जाते हैं. तो कहने का क्या मतलब है कि आप अपने घर में भी चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं. इसके अलावा अगर मैं घरों में क्रॉकरीज़ हैं, कटलरीज़ हैं, तो आप क्या करते हैं, उन तमाम चीज़ों को आप अलहदा अलहदा क्लासीफाई करते हैं. सॉरी. तो यही क्लासिफिकेशन इसी तरीके से बिल्कुल आपके एलिमेंट्स में भी आती है. जब जिस तरह से आपके एलिमेंट्स डिस्कवर होते चले गए, साइंटिस्ट को ज़रूरत पड़ी कि अब इन एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया जाए, तो देयर इज़ अ सर्च फॉर क्लासिफिकेशन. सबसे पहले साइंटिस्ट ने जो क्लासिफिकेशन को बेस बनाया था कि किस बेस के ऊपर हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, तो दैट इज़ द एटॉमिक मास. साइंटिस्ट took atomic mass as the basic property. साइंटिस्ट समझते थे कि जो एटॉमिक मास है वो क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी है एलिमेंट की, कि हर एलिमेंट का एटॉमिक मास डिफरेंट होता है डिफरेंट एलिमेंट के एटॉमिक मासेस से. तो उन्होंने इसको बेस रखा. अब डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स दिए अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. हम उसको डिस्कस करते हैं और वो फेल क्यों हुए, उन क्लासिफिकेशन को हमने क्यों नहीं रखा, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है डॉबरिनियस क्लासिफिकेशन का, एंड दैट इज़ 58 पेज ऑफ योर टेक्स्ट बुक. सो प्लीज़ ओपन पेज नंबर 58. नाउ इन 1829 जोहान डॉबरिनियर, एक साइंटिस्ट थे जोहान डॉबरिनियर, उन्होंने क्या नोटिस किया कि उन्होंने सिमिलर केमिकल बिहेवियर के एलिमेंट्स लाइक कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम को जब उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस को अरेंज किया, यानी कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम के एटॉमिक मासेस को जब उन्होंने अरेंज किया, तो उन्होंने एक बहुत ही यूनिक टाइप का ट्रेंड नोटिस किया. कि उन्होंने क्या नोटिस किया कि फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास और थर्ड वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास का जब उन्होंने मीन लिया, तो जो नंबर हमारे पास आया वो सेकंड वाले के एटॉमिक मास के बराबर आया. थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा. तो आप देखिए यहाँ पे आपके पास एक ट्राइएड गिवन किया गया है. दैट इज़ पहला एलिमेंट है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. लिथियम का एटॉमिक मास 7, पोटेशियम का एटॉमिक मास 39. जब 7 और 39 के एटॉमिक मासेस का एवरेज लिया गया, मींस 7 + 39 डिवाइडेड बाय 2. जब हमने 7 + 39 डिवाइडेड बाय 2 किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 23. और 23 एटॉमिक मास है. यहाँ पे जो सेकंड एलिमेंट है दैट इज़ सोडियम. बताती हूँ मैं आपको स्टूडेंट. देखिए यहाँ पे आपके पास सोडियम है. सोडियम का एटॉमिक मास क्या निकल कर आया, 23. क्लियर. इसी तरीके से एक और उन्होंने एलिमेंट्स लिए जिनके केमिकल बिहेवियर सेम थे, जो कि कौन कौन से हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, आयोडीन का एटॉमिक मास 126.5. जब उन्होंने फर्स्ट और
थर्ड के एटॉमिक मासेस को सम करके 2 से डिवाइड किया तो उनके पास आंसर आया 81 एंड 81 इज़ द एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन. सो ही कॉल्ड, ये जो उन्होंने थर्ड का 3 एलिमेंट्स का जो उन्होंने ग्रुप बनाया है उन्होंने इसका नाम रखा ट्राइएड. और जो उनका लॉ है, नाउ व्हाट इज़ द लॉ और रूल ऑफ ट्राइएड, उन्होंने जो इसका नाम रखा वो लॉ ऑफ ट्राइएड कहा, यानी जोहान ड ब्रेनियर्स लॉ ऑफ ट्राइएड ये कहलाता है. और इसकी स्टेटमेंट क्या है कि central atom of each set of triad had an atomic mass almost equal to the arithmetical mean of the atomic mass of the other two elements. यानी central atom of each set of the triad has an atomic mass equal to the arithmetic mean of the other two elements. Clear? सोडियम का एटॉमिक मास लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मासेस के मीन के बराबर होगा. दिस इज़ द लॉ ऑफ ट्राइएड. यहाँ पे क्लियर है स्टूडेंट्स, इसको हमने क्या कहा, लॉ ऑफ ट्राइएड कहा. अब ये लॉ ऑफ ट्राइएड फेल क्यों हुआ, ये ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं साबित हो सका. क्यों? बिकॉज इट इज़ ट्रू ओनली इन द केसेस ऑफ वेरी फ्यू एलिमेंट्स. जैसे जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए तो ये जो लॉ ऑफ ट्राइएड है इसकी जो वैलिडिटी है वो क्या हुआ, वो फेलियर की तरफ जाती रही. इट इज़ नॉट प्रूव्ड फ्रूटफुली फॉर द अदर एलिमेंट्स. क्लियर? नाउ then comes the Newland classification. What is the Newland classification? Newland जो है वो एक लंदन में एक साइंटिस्ट थे, इंग्लिश साइंटिस्ट उनको कहा जाता है. साइंटिस्ट के साथ साथ जो है स्टूडेंट वो एक म्यूज़िक से भी उनको बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी. तो इन्होंने अपना जो ट्राइएड है वो ऑक्टेव ऑफ म्यूज़िक के ऊपर रखा. अब ऑक्टेव ऑफ म्यूज़िक क्या होता है मैं भी आपको आगे बताती हूँ. इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी बिल्कुल इसी तरीके से एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के साथ रखा. ठीक है, यानी इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस पे ये एलिमेंट को अरेंज करते गए. और उन्होंने एक बड़ा ही डिफरेंट ट्रेंड उनको नज़र आया कि पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, बिल्कुल सेम होती हैं. जैसे कि 8 नोट होते हैं म्यूज़िक के. मैं पहले ज़रा इसकी स्टेटमेंट पढ़ती हूँ फिर आपको समझा देती हूँ. If elements are arranged in the order of increasing atomic masses, the 8th element starting from a given one has similar property as first one, that is, its property are a kind of repetition of the first, like the 8th note in an octave of music. अब octave of music students क्या होता है, अगर आपने कभी म्यूज़िक सुना हो तो आपने सुना होगा वो एक धुन अक्सर गाई जाती है, सा रे गा मा पा धा नी सा. तो आपने देखा होगा सा पहला नोट है और लास्ट का नोट भी क्या है, सा ही है. ठीक है ना. तो ये क्या है, रिपीट हो रहा है. बिल्कुल इसी तरीके से जब एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है इन द इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, फॉर एग्जांपल एज यू आर सीइंग ओवर हियर, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. अब इनके देखिए एटॉमिक मासेस इंक्रीजिंग है ना, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19. जब इन तमाम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस पे अरेंज किया तो यहाँ पे देखिए नज़र आया कि लिथियम फर्स्ट है और सोडियम 8वां एलिमेंट कहलाएगा. तो लिथियम और सोडियम की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या निकली, सेम ना आई. ठीक, इसी तरीके से बेरिलियम और मैग्नीशियम की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हुई, सेम हुई. बोरॉन और एल्युमिनियम की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सेम है. कार्बन और सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, अगेन सेम है. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फ़र, इसी तरीके से फ्लोरीन एंड क्लोरीन. तो इनकी एटॉमिक जो मासेस पे हमने इनको अरेंज किया तो इनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है वो सेम है. और वो इसी तरीके से सेम है जैसे कि आपके पास 8 नोट्स ऑफ म्यूज़िक होते हैं. देखिए यहाँ पे इसी तरीके से मैंने एक थोड़ा सा डिफरेंट आपको एक और कॉन्सेप्ट दिया हुआ है. यहाँ पे ये सब इस तरीके से अरेंज हैं तो इनके जो एलिमेंट्स हैं वो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या निकलती हैं, सेम होती हैं. अब जो हमारे पास ये न्यूलैंड साइंटिस्ट हैं इन्होंने फ़र्स्ट टाइम हमें जो है वो कॉन्सेप्ट दिया है पीरियोडिसिटी का. पीरियोडिसिटी क्या कहलाती है, रिकरेंसी होती है. रिकरेंट मतलब क्या होता है कि आपकी कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो एक ख़ास इंटरवल के बाद अगर रिपीट हो रही है तो हम उसको पीरियोडिसिटी कहते हैं. तो न्यूलैंड वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट कुछ दिया. अब दिस लॉ वाई दिस लॉ फेल्ड, बिकॉज इट हेल्ड गुड फॉर द फर्स्ट 16 एलिमेंट बट डिड नॉट वर्क आफ्टर द 17th एलिमेंट. जो
पहले 16th एलिमेंट है। जब हम एटॉमिक मासेस पे अरेंज करते हैं तो पहले 16th एलिमेंट के लिए तो ये बड़ा फ्रूटफुल साबित होता है, बड़ा हेल्पफुल साबित होता है। लेकिन जैसे ही हमारे पास 17वां एलिमेंट आता है, 17th एलिमेंट आता है, तो ये इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैच नहीं करती हैं, तो क्या हुआ, ये थोड़ा अगेन फेलियर की तरफ चला गया। उसके बाद आता है लॉदरमियर क्लासिफिकेशन। ये थोड़ी सी डिफरेंट क्लासिफिकेशन और डिफ़िकल्ट भी है, इसको डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। लॉदरमियर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम्स फाइंड आउट किए। एटॉमिक वॉल्यूम्स किस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि हम ग्राम एटॉमिक वेट को डिवाइड कर देते हैं डेंसिटी से। स्टूडेंट्स, ये दो वैल्यूज़ होती हैं, हर एलिमेंट का एटॉमिक वेट होता है, आपको पता है। जब हमने उसको डिवाइड किया उस एलिमेंट की डेंसिटी से। डेंसिटी क्या होती है स्टूडेंट, ये मैं थोड़ा बाद में डिस्कस करूँगी, इस वक्त थोड़ा सा बहुत अर्ली स्टेज में आ जाएगा, आप लोगों को कम से कम इस लेक्चर पे समझ में नहीं आएगा, हम बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सिंपल एक बात याद रखिए कि लॉदरमियर ने कैलकुलेट किया एटॉमिक वॉल्यूम, और एटॉमिक वॉल्यूम उन्होंने कैसे कैलकुलेट किया कि उन्होंने ग्राम एटॉमिक वेट को डिवाइड किया डेंसिटी से। हर एलिमेंट की अपनी पर्टिकुलर डेंसिटी होती है, हर एलिमेंट का पर्टिकुलर वेट होता है, एटॉमिक वेट होता है। जब उन्होंने उसको डिवाइड किया तो उनके पास कोई वैल्यूज़ निकलती चली आ गई। अब उन्होंने उस वैल्यूज़ को क्या किया स्टूडेंट, उन्होंने ग्राफिकली प्लॉट किया। देखिए आपके पास ये नज़र आ रही है, आपकी बुक पे है, और ये मैंने निकाला है आप लोगों के लिए सर्च करके। जब उन्होंने प्लॉटिंग की, उन्होंने प्लॉटिंग क्या की कि उन्होंने रिलेटिव एटॉमिक मास को उन्होंने रखा एक्स एक्सिस के ऊपर, और जो एटॉमिक वॉल्यूम्स उन्होंने कैलकुलेट किए थे वो उन्होंने रखे वाई एक्सिस के ऊपर। तो उनको ये इस तरह का एक ग्राफ मिला। ये देखिए, ये किस तरह का ग्राफ उन्होंने ऑब्ज़र्व किया। अब इस ग्राफ में उन्होंने कुछ ट्रेंड्स नोट किए। दीज ट्रेंड्स आर कि जो भी एलिमेंट जिस जगह मौजूद है, दूसरे पीक पे जो एलिमेंट मौजूद है उसकी प्रॉपर्टीज सेम है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए यहाँ पे, जब आपके पास ये वाली पीक स्टार्ट होती है तो कौन सा एलिमेंट है, लिथियम। दूसरी पीक स्टार्ट होती है तो एलिमेंट है सोडियम। थर्ड पीक स्टार्ट विद द पोटेशियम। रुबीडियम का जो पीक है, यानी जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, दैट इज़ रुबीडियम, एंड द लास्ट वन इज सीजियम। तो जो आप, अगर मैं ट्रेंड डिस्कस करूं, दैट इज़ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, दीज ऑल आर एट द पीक ऑफ द ग्राफ। तो इन सब की प्रॉपर्टीज़ क्या है स्टूडेंट, सेम है। इसी तरीके से जब आपके पास ग्राफ डिक्लाइन कर रहा है, ग्राफ की लाइन डिक्लाइन करी, यहाँ पे देखिए बेरिलियम, यहाँ पे मैग्नीशियम, यहाँ पे कैल्शियम, यहाँ पे स्ट्रोंशियम, और यहाँ पे बेरियम। तो ये जो तमाम एलिमेंट हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या आई, इनकी प्रॉपर्टीज़ सेम आई। इसी तरह से आप देखिए यहाँ पे ग्राफ के बिल्कुल डिसेंट पे कार्बन, यहाँ पे सिलिकॉन इस जगह पे, और इस जगह पे सिलेरियम है। तो ये सब की प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या है, सेम निकली। इसका क्या उन्होंने रिज़ल्ट निकाला कि जब हम एटॉमिक मास के अगेंस्ट, यानी जब हम एटॉमिक वॉल्यूम को एटॉमिक मासेस के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं तो जो ग्राफ आता है उस ग्राफ पे जिस जगह जो जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, जिन जिन पीक्स पे जो एलिमेंट्स मौजूद हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस लेक्चर को भी आप थोड़ा सा ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा, 2 से 3 दफ़ा आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर समझ में आ जाएगा। आज का लेक्चर मैं यहीं वाइंड अप करती हूँ, क्योंकि इसके बाद हमारे पास जो है वो मैन लीव क्लासिफिकेशन का होगा, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये एक और जो बात करनी थी कि लॉदरमियर की क्लासिफिकेशन क्यों फेल हो गई, क्योंकि अगेन यहाँ पर क्या हुआ, ये बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए फ्रूटफुल साबित नहीं होती है, थोड़ा टिपिकल रहता है। हमें हमेशा पीरियोडिक टेबल या जो भी तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज करना होता है, हमें इस तरह से अरेंज करना होता है कि हम उसको देखें एलिमेंट्स को और हमें फ़ौरन समझ में आ जाए कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लॉदरमियर की क्लासिफिकेशन, तो हमने इसको नहीं फ्रूटफुल समझा। उसके बाद डिफरेंट टाइप के टेबल्स और हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए मैं अपना लेक्चर स्टूडेंट्स यहीं वाइंड अप करती हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।